मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 12 के आज के वर्चुअल लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जो पाठ आज हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारे भाग ख का, मतलब फर्स्ट भाग का हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो चुका है पूरा। इसमें से भी हम जो है आपके भाग ख में से भी काफ़ी पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके थे। इसी के आगे अब हम जो है नया चैप्टर 20 जो है वहाँ से शुरू करेंगे। वो है हमारा विवर्तन। विवर्तन मतलब डिफ्रैक्शन। ठीक है। प्रकाश स्रोत तथा पर्दों के बीच यदि कोई अपारदर्शी अवरोध उपस्थित हो तो अवरोध की छाया पर्दे पर प्राप्त होती है, जो प्रकाश के सरल रेखीय गमन को दर्शाती है। यदि अवरोध का आकार प्रकाश तरंगदैर्घ्य की कोटि का हो, ठीक है, कोटि का हो, तो प्रकाश अवरोध के तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ जाता है तथा अपराध के ज्यामितीय छाया क्षेत्र में भी प्रकाश पहुंच जाता है। तो अवरोध के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। विवर्तन की घटना केवल प्रकाश तरंगों के लिए ही नहीं बल्कि ध्वनि तरंग, जल तरंग, द्रव्य तरंगों के लिए भी सत्य है। एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन किस तरह से किया जाता है, देखिए, ध्यान से देखिएगा। प्रकाश का संकीर्ण छिद्र नैरो होल तथा झिर्रियाँ स्लिट से विस्तार होता है। प्रकाश संकीर्ण क्षेत्र या झिर्रियों के तीक्ष्ण किनारों पर मुड़कर उस क्षेत्र में भी प्रकाश करता है जहाँ छाया की अपेक्षा की जाती है, मतलब शैडो होना चाहिए था। अवरोध के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। विवर्तन की घटना का स्पष्टीकरण प्रकाश के तरंग के रूप में संचरण मानकर ही किया जाता है। यदि यंग के प्रयोग में एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित द्विझिर्री के स्थान पर केवल एकल झिर्री ले तो हमें पदों का एक चौड़ा पैटर्न दिखाई देता है, जिसके मध्य भाग में एक दीप्त क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा इससे केंद्रित दीप्त क्षेत्र के दोनों ओर एकांतर क्रम में अदीप्त एवं दीप्त क्षेत्र प्राप्त होते हैं, जिसकी तीव्रता उत्तरोत्तर घटती जाती है। ठीक, इसे समझने के लिए ये चित्र देखिए। इसमें हमने है ये ए जो है चौड़ाई का एकल झर्री हमने ए बी लिया है। प्रकाश झिर्री के तल पर अभी लंबवत पड़ रहा है, इस तरह से आ रहा है। झिर्री से विवर्तित प्रकाश से आभा अभिसारी लेंस L2 द्वारा पर्दे YY डैश पर फोकस करके विवर्तन प्रतिरूप डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको यहाँ मिल जाएगा। इस चित्र में झिर्री ए बी की चौड़ाई कितनी है, ए, तथा इसका मध्य बिंदु सी है। झिर्री के तल पर अभी लंबवत गिरने वाले प्रकाश पर्दे कहाँ ओ पर मिलता है। झिर्री ए बी का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगें सभी दिशाओं में भेजता है। जिन द्वितीयक तरंगिकाओं का विचलन नहीं होता वे लेंस द्वारा ओ पर फोकसित होते हैं। लेंस L2 द्वारा ओ पर फोकसित होते हैं तथा एक ही कला में होने के कारण बिंदु ओ पर का एक प्रबल दीप्त क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इसे मुख्य उच्चिष्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा कहते हैं। प्रकाश का अधिकांश भाग मुख्य उच्चिष्ट पर ही केंद्रित होता है। ठीक है, उसका विचलन कोण 0 होता है, तो मैक्सिमम यहीं पर आपको मिलेगा। पर्दे के बिंदु ओ पर वे तरंगिकाएं जो लेंस द्वारा फोकसित होती हैं वे झर्री ए व बी से थीटा कोण पर विवर्तित होती है। इनकी ए बी पर कला तो समान होती है, किंतु बिंदु पी पर इनकी कला भिन्न भिन्न होती है। बिंदु ए से बी क्यू पर लंब ए क्यू खींचे तो ए तथा क्यू के से बिंदु पी पर प्रकाश पथ ऑप्टिकल पाथ बी क्यू के बराबर है। देखिए किस तरह से है। पी पॉइंट पे हमने यहाँ से जोड़ा और इसको यहाँ से जोड़ा। ठीक है, तो ये आपको देख रहा है, ये पथांतर है। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा पथ चला है तो बी क्यू आपका क्या हो गया है, बी क्यू आपका पथ में अंतर है, इसे हम पथांतर कहेंगे। ठीक है, तो बी क्यू ओवर ए बी ये साइन थीटा है, बी क्यू ओवर ए बी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, क्योंकि ये लंब पड़ा है, ये हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण है, ये लंब है, तो ये साइन थीटा। तो बी क्यू कितना होगा, ए बी साइन थीटा, और बी क्यू हमने कितना बोला है, ए पथांतर, तो ए साइन थीटा। जब थीटा 0 के आसपास हो तो पथांतर बी क्यू ए थीटा के बराबर हो जाएगा। झिर्री के तल में बिंदु M1 तथा M2 को लिया। M1 तथा M2 के बीच की दूरी MM1 कितनी है, y। अतः बिंदु M1 तथा M2 से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर कितना होगा, M2P माइनस M1P, ये y थीटा के बराबर है। यदि हम झिर्री ए बी को दो बराबर भागों में AC और BC में बांटें, ठीक है, AC और BC, ठीक है, दो बराबर भागों में बांटे तो लंबाई कितनी होगी, a/2 a/2।
यदि भाग AC को प्रत्येक बिंदु M1 के लिए भाग BC के प्रत्येक बिंदु M2 इस प्रकार है कि M1 M2 8/2 है, तो M1 तथा M2 से P तक चलने में P1P तथा M1P तथा M2P के बीच का पथांतर कितना होगा? A/2 इंटू थीटा। क्यों? क्योंकि आधा है ना, तो A/2 आधा इंटू थीटा, क्योंकि पथ में अंतर निकालना है, तो ये मेरा पथांतर आएगा। यदि पथांतर A/2, क्योंकि आधी झिर्री की बात हो रही है, A/2 थीटा है, ये किसके बराबर होगा? λ/2 के बराबर अगर है, उस रेंज का है, तो झिर्री के दोनों भाग AB तथा BC से आने वाले प्रकाश तरंग विपरीत कला में बिंदु P पर मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगी तो P पर, लेकिन कला, क्योंकि ये इधर का इस तरफ है और आपका ये, तो दोनों में कलांतर होगा। तो आने प्रकाश विपरीत कला में P पर मिलेंगे, जिसके फलस्वरूप में क्या होगा? P पर परिणामी तीव्रता शून्य होगी। तो इस प्रकार पथांतर A थीटा कितना होगा? लैम्डा, और थीटा होगा λ/A पर तीव्रता शून्य प्राप्त होगी। इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि थीटा बराबर n λ/A पर तीव्रता शून्य होगी, जहाँ n का मान 1, 2, 3 आदि होगा। इस प्रकार क्रमागत निम्ननिष्ठों की कोणीय स्थिति कौन कौन सी होगी? फर्स्ट पहली वाली, दूसरे में 2, तीसरे, चौथी, इसमें सब में n में हम एक एक लगाते चले जा रहे हैं। ये होगी तो मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कितनी हो जाएगी? माइनस λ/A माइनस ऑफ λ/A, तो माइनस माइनस प्लस, ये जगह 2 λ/A जैसे कि चित्र में प्रदर्शित किया गया। तो ये मुख्य उच्चिष्ट है, फिर ये धीरे धीरे गौण उच्चिष्ट छोटे होते चले जा रहे हैं, और ये इनका मान है। मुख्य उच्चिष्ट के अतिरिक्त अन्य उच्चिष्ट भी पाए जाते हैं। ये उनको निकालने के लिए सूत्र है थीटा बराबर प्लस माइनस, क्योंकि प्लस इधर इधर और इधर दोनों तरफ है, तो ये हो जाएगा आपका 2n+1 λ/2a। इतनी तीव्रता n बढ़ने पर कम होती है। आइए पता लगाएं कि उच्चिष्ट की तीव्रता उत्तरोत्तर क्यों कम होती है। झिर्री AB 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितनी कितनी चौड़ाई होगी? A/3 होगी। यदि प्रथम झिर्री से 2/3 झिर्री ले लें, मतलब 1 और बाकी के 2 भाग, तो पथांतर कितना होगा? 2A/3 थीटा। थीटा होगा 3 λ/2a, तो पथांतर होगा 2a/3 इंटू 3 लैम्डा। थीटा की जगह वैल्यू डाल दी, 3 λ/2a, 3 से 3 कटा, 2 से कूट कटा, a से 1 कटा, आया लैम्डा। ठीक है, इस प्रकार झिर्री के प्रथम 2/3 के 2 बराबर भागों में इस प्रकार बांटा जा सकता है कि उनसे आने वाले प्रकाश में पथांतर कितना हो? λ/2 का। तो इन दोनों भागों के योगदान से परिणामी तीव्रता शून्य होगी। अतः झिर्री का शेष 1/3 भाग ही 2 निम्ननिष्ठों के मध्य किसी बिंदु पर तीव्रता को योगदान देता है। अतः इसकी तीव्रता केंद्रीय उच्चिष्ट की तुलना में बहुत कम होगी तथा अन्य उच्चिष्टों के लिए तीव्रता उत्तरोत्तर घटती चली जाएगी। यदि झिर्री की चौड़ाई 1 कम कर दी जाए तो मुख्य उच्चिष्ट 2 λ/A का फैलाव भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये एक ही इसमें आर्टिकल है। साथ ही साथ आप ये अपने घर में अच्छे से करिएगा कि अपने व्यतिकरण पहले आप पढ़ चुके हैं, तो व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर क्या है, और किरण प्रकाशी की वैधता। ठीक है, ये हमारे इसमें ये हम पढ़ेंगे प्रकाश यंत्र का विभेदन क्षमता। ठीक है, तो ये क्या है? किसी प्रकार प्रकाश उपकरण द्वारा विवर्तन के कारण तीक्ष्ण प्रतिबिंब नहीं प्राप्त हो, बल्कि एक धब्बा सा प्राप्त हो, ऐसे प्रकाश के तरंग स्वरूप के कारण है। दो निकट स्थित वस्तुओं का प्रकाश उपकरण द्वारा बने प्रतिबिंब भी एक दूसरे के अति निकट आने बनते हैं तथा उनमें अपने अतिव्यापन मतलब ओवरलैपिंग हो जाती है। प्रतिबिंबों को अलग अलग देखने के लिए उनमें अतिव्यापन मतलब ओवरलैपिंग न्यूनतम होनी चाहिए। तो किसी प्रकाश यंत्र द्वारा निकटतम स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग करने की क्षमता प्रकाश यंत्र की विभेदन मतलब रिजॉल्विंग विभेदन क्षमता रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। हमारी आंखें भी एक प्रकार की यंत्र की भांति कार्य करते हैं। आंखें उन दो वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग देखने की क्षमता रखते हैं जो आंख पर 1 डिग्री का कोण अंतरित करता है। 1 डिग्री 1 मिनट का कोण अंतरित करता है। 1 मिनट मतलब 1/60 डिग्री आंखों की विभेदन सीमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 नंबर में आ सकता है, विभेदन सीमा होती है। किसी प्रकाश यंत्र की विभेदन सीमा वह न्यूनतम दूरी है जो इस यंत्र द्वारा अलग अलग देखी जा सके। प्रकाश यंत्र की विभेदन सीमा जितनी कम होगी उसकी विभेदन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो दूरदर्शी की विभेदन सीमा या विभेदन क्षमता अगर हमें निकालनी हो दैट इज रिजॉल्विंग पावर या रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ अ टेलीस्कोप। ठीक है, तो उसमें हम कैसे देख सकते हैं कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता
इसके अभिदृश्यक द्वारा निर्धारित होती है। अभिदृश्यक द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में जो तारे विभेदित नहीं हो पाते वे नेत्रिका द्वारा अपवर्तन से ही विभेदित नहीं हो सकते, क्योंकि नेत्रिका का उद्देश्य केवल अभिदृश्यक द्वारा बने प्रतिबिंब को आवर्धित करना है। एक उत्तल लेंस पर गिरने वाले समांतर किरण पुंज उसके मुख्य फोकस बिंदु द्वारा फोकसित होना चाहिए, किंतु विवर्तन के कारण प्रतिबिंब एक बिंदु पर न फोकसित होकर एक परिमिति क्षेत्रफल में फोकसित होगा। विवर्तन प्रभावों का समझने के लिए दूरदर्शी के अभिदृश्यक को एक वृत्तीय द्वारक या एकल झिर्री के रूप में मान सकते हैं, जिसके द्वारा अभिदृश्यक के फोकस तल में दूरी स्थिर तारे या आकाशीय पिंड का विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है, जैसे कि आपको इसमें शो कर रहे हैं। इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। ये वही पैटर्न है जो हमने पीछे पढ़ा था। तो केंद्रीय दीप्त क्षेत्र की त्रिज्या अगर R0 है, R0 किसके बराबर होगी 1.22 FD/D। ये हम रिजॉल्विंग पावर दीप्त की पढ़ चुके हैं। F अभिदृश्यक की फोकस दूरी है। लैम्डा तार से प्राप्त प्रकाश का क्या कहते हैं वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य, और अभिदृश्यक के द्वारक का व्यास, तब उसका इस तरह दूरस्थ स्थित आकाशीय पिंड या तारे का अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब R0 कितना होगा 1.22 F(λ/d) त्रिज्या के एक धब्बे के रूप में प्राप्त होता है। दो तारे जिनके बीच कोणीय दूरी डेल्टा थीटा है विभेदित किया जा सकता है। उसका फॉर्मूला है F.डेल्टा थीटा R0 1.22 लैम्डा F/d। यहाँ से आप इसका मान निकाल सकते हैं। परिभाषा के अनुसार दूरदर्शी की विभेदन सीमा उन दो दूरस्थ वस्तुओं द्वारा अभिदृश्यक पर बने कोण के बराबर होती है जिनकी दूरदर्शी द्वारा बने प्रतिबिंब ठीक ठाक विभेदन किया जा सके। अतः दूरदर्शी की विभेदन सीमा डेल्टा थीटा होती है 1.22 लैम्डा/d। विभेदन क्षमता प्रोपोर्शनल होती है 1/, विभेदन सीमा के। दूरस्थ स्थित वस्तुओं से प्राप्त तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान नियत होता है, अतः दूरदर्शी के अभिदृश्यक का व्यास d बढ़ाकर दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। दूरदर्शी के अभिदृश्यक को बढ़ा लेने पर यह लाभ होता है कि दूरस्थ स्थित तारे या आकाशीय पिंड से अधिकतम मात्रा में प्रकाश अभिदृश्यक पर गिरता है और अंतिम प्रतिबिंब की तीव्रता बढ़ जाती है, किंतु बड़े व्यास का अभिदृश्यक लेने पर गोलीय विपतन का दोष आ जाता है, जिससे दूर करने के लिए परवलयाकार दर्पण या अभिदृश्यक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये हमने जब हम पढ़ रहे थे तो हमने रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को पढ़ा था, उसमें ये चीज़ था। इसी तरह सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता या विभेदन सीमा अगर करें हम रिजॉल्विंग लिमिट एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप, तो उसमें भी इस तरह से आप देख सकते हैं। किसी पैटर्न को हम लेंगे। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा दो निकटतम वस्तुओं के बीच वह दूरी है जिससे सूक्ष्मदर्शी से बने प्रतिबिंब अलग अलग देखे जा सकते हैं। विभेदन सीमा का व्युत्क्रम विभेदन क्षमता कहलाता है। इस चित्र में सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक को फोकस दूरी F0 के अति निकट बाईं ओर रखा जाता है, तो अभिदृश्यक पर 2 बीटा कोण बनाती है। वस्तु का प्रतिबिंब अभिदृश्यक से v दूरी पर बन रहा है। ठीक है, तो आवर्धन हमें पता है कितना होता है, m बराबर -v/F0। ठीक है, अब यहाँ से आप देखें तो 2b का मान r/रेडियस होता है, तो ये होगा r/रेडियस d/F0। ठीक है, अगर बीटा 0 के करीब जा रहा है तो डेल्टा बीटा के बराबर हो जाएगा, तो 2 tan बीटा, मतलब बीटा की जगह हम tan बीटा लगा सकते हैं, d/F0 होता है। चूँकि वस्तु का आकार या दो वस्तुओं के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य लैम्डा से तुलनीय है, अतः वस्तु का प्रतिबिंब एक विवर्तन प्रतिरूप डिफ्रैक्शन पैटर्न के रूप में आपको मिलेगा, जिसको हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। v(θ)v(θ) का मान रख दिया। माना सूक्ष्मदर्शी से विभेदन की जाने वाली दो वस्तुओं के बीच न्यूनतम दूरी d मिनिमम है, तो आवर्धन m क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार v/u। ये वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी, जहाँ पर हमने d को मिनिमम रूप में लिया है, क्योंकि m की वैल्यू v/F0 होती है। हम पहले पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। तो v से v कटा 1.22 λ/d इंटू d मिनिमम होगा 1/f। यहाँ से इसका मान आ गया है, तो d मिनिमम हम निकाल सकते हैं, ये होगा 1.22 λ/F0/d। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को, ये 1 था तो ये 1/d आ गया। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। समीकरण अगर हम देख लें, हमारे पास एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण हमारे पास ये है, तो दोनों को हमने गुणा किया। d मिनिमम इंटू 2 tan बीटा इज इक्वल 1.22 λ/F0/d इंटू d/F0। d से d कटा, F0 से F0 कटा, मेरे पास ये मान आया। d मिनिमम 1.22 λ/2 tan बीटा होगा, बीटा टेंडिंग टू 0 है, तो tan बीटा किसकी तरफ जा रहा है, साइन बीटा की तरफ। d मिनिमम का 1.22 λ/2 साइन बीटा।
यदि वस्तु और अभिदृश्य के बीच वायु के स्थान पर अगर म्यू आवर्तन का कोई माध्यम रख दें तो इसमें आप एक म्यू मतलब उसका अपवर्तनांक जो म्यू है वो वर्तनांक है उस माध्यम का, उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। म्यू साइन बीटा को सांख्यिकी द्वारा, ठीक है, द्वारा कहते हैं जो सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य पर अंकित रहता है उसका मान। सूक्ष्मदर्शी का विभेदन सीमा डी मिनिमम होता है 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन बीटा, और विभेदन क्षमता जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है विभेदन सीमा के। विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए बीटा का मान एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, किंतु लैम्डा का मान घटाकर हम विभेदन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। दृश्य प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य 4000 आर्मस्ट्रांग होता है, अतः 4000 से छोटे वस्तु अर्थात अणु या परमाणु को सूक्ष्मदर्शी द्वारा विभेदित नहीं किया जा सकता। तो अति सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा विभेजित किए जाते हैं। तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन तरंगों के रूप में व्यवहार करती है जिनकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा होती है h/mv। h क्या है? प्लांक का नियंत्रक, m है इलेक्ट्रॉन की मात्रा तथा v है वेग। इसके लिए लैम्डा लगभग 1 आर्मस्ट्रांग की कोटि का होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा परमाणु अथवा अणु का भी विभेदन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके साथ आपका विभेदन का पाठ संपूर्ण होता है। कोई भी आपको समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।